ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका की जंग का आज छठा दिन है। पिछले 5 दिनों में ये वॉर मल्टीपल फ्रंट्स तक पहुंच गई है। अभी तक सिर्फ एरियल अटैक्स हुए जा रहे थे, लेकिन अब नेवी को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरानियन वॉरशिप को संक किया गया है और आते जाते बहुत सारे अपडेट्स जो हैं वो आ रहे हैं। क्या क्या अपडेट्स हैं वो हम अपने साथी साजिद से जानेंगे। हेलो, मैं रिया हूँ और आज के अपडेट्स जो हैं जंग से जुड़े वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले साजिद, क्या क्या डेथ टोल है? सबसे पहले रिया हम टाइम बता देते हैं। 1:26 का वक्त हो रहा है यहाँ पे भारतीय समय अनुसार, मतलब 2 घंटे पीछे अभी ईरान चल रहा है। तो 1:26 के हम अपडेट्स बता रहे हैं। डेथ टोल आपने पूछा, 1100 करीब लोग ईरान में मारे जा चुके हैं। ईरान की सरकार ने घोषणा की है। उसके अलावा बहुत सारे हमले हुए हैं, कहाँ हमले हुए हैं। एक अल जज़ीरा ने चार्ट कल रात का ये अपडेटेड चार्ट है, वो मैं बता देता हूँ। लेबनान में मरने वालों की संख्या 50 हो गई है। ठीक है। साइप्रस पर भी हमले हुए हैं। साइप्रस जहाँ पे ब्रिटेन और अमेरिका के कुछ सैन्य अड्डे हैं। मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा आइलैंड देश है, वहाँ पे इनके मिलिट्री बेसिस है जहाँ से ये हमले अपने लॉन्च कर रहे थे। तो ईरान ने वहाँ पे भी कुछ हमले किए हैं। इसराइल में मरने वालों की संख्या 11 हो गई। जॉर्डन में 5 घायल हुए हैं। इराक में दो की मौत हुई है और 5 घायल हैं। कुवैत में 4 की मौत हुई है और 35 घायल हैं। ये कुवैत से एक बड़ा नंबर है। बहरीन में 1 की मौत, 4 घायल। सऊदी अरब में भी अटैक हुए हैं, एम्बेसी में अटैक हुआ है, यूएस एम्बेसी में, लेकिन कोई भी किसी के भी मरने की अभी खबर नहीं आई है। ईरान में मरने वालों की संख्या 1100 के करीब पहुंच गई है। कतर में 16 घायल हुए हैं। यूएई में 3 घायल हुए हैं और यूएई में 3 की मौत हुई है और 68 घायल हुए हैं। मतलब यूएई से भी नंबर अब घायलों का बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे अबू धाबी और दुबई जैसी ऐसी जगहों पर हमले हो रहे हैं। वो भी एक ऑप्टिक्स के लिए किया जाता है, क्योंकि अब देखिए ना कि दुबई की जो छवि है इस दुनिया में बहुत सेफ सिक्योर है, हाँ। कि बिज़नेस होता है वहाँ पे, टूरिज्म बढ़ता है। लेकिन ईरान वहाँ की जो यूएई की छवि है वो भी बिगाड़ने की कोशिश करता है। और ख़ासतौर पे जितने भी खाड़ी देश हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर उसकी किसी की खुन्नस है ईरान की किसी के साथ, तो वो यूएई के साथ है। क्योंकि यूएई इसराइल का एक बहुत अच्छा एलाई भी है, हथियार लेता है। 2025 अकेले में $2.5 बिलियन के हथियार लिए थे। ओमान से 1 की मौत हुई है, 5 घायल हुए हैं। ये अभी तक का डेथ टोल। हाँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तो अमेरिका का रह गया। अच्छा है, अमेरिकी जवान इसमें अब तक मर चुके हैं, आइडेंटिफाई भी हो गए हैं। हाँ, और उनके आइडेंटिफाई हो इमेजेस गए। भी शेयर की है। हाँ, और अमेरिकन मिलिट्री। 18 घायल हुए हैं और इनकी संख्या भी बढ़ सकती है। मरने वालों की जो डेथ टोल है वो तो बढ़ना है, ऐसी आशंका है ही। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से अभी तक कोई बयान आया है कि वॉर रुक सकती है या कितनी देर तक चलेगी? इसे लेकर कुछ अपडेट है अभी तक? अलग अलग तरह के रोज़ बयान आते हैं, उसमें विरोधाभास होता है। पीट हेग्सेट ने अब कहा है कि पीट हेग्सेट का बयान ये बताता है ना कि शायद अमेरिका इस जंग में बहुत वक्त तक ना रहे, क्योंकि आखिरी बयान डोनाल्ड ट्रंप का था कि हम 3 से 4 हफ्ते तक लड़ेंगे। पीट हेग्सेट ने कहा है आज कि इसराइल अंत तक लड़े, हम उसका साथ देंगे। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम जंग से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इससे एक इशारतन ये बात समझ में आती है कि हो सकता है कि अमेरिका बहुत लंबे वक्त तक साथ ना दे। अभी तो कोऑर्डिनेशन के साथ ही अटैक हो रहे हैं। और ईरान पे जो हमले हुए हैं उसके कुछ अपडेट्स आए हैं। जैसे 105 सिविलियन साइट्स पर हमले हुए हैं, जिसमें से 14 मेडिकल फैसिलिटीज़ शामिल है। जो ऊर्जा मंत्री ईरान के, उन्होंने कहा है कि वहाँ की बिजली और पानी ये सब प्रभावित हो रहे हैं, उनकी सप्लाई प्रभावित हो रही है जो इसराइली और अमेरिकी हमले हो रहे हैं उस पर। ओमान का एक अलग तरह का बयान आया, क्योंकि खाड़ी देशों से इस तरह का सीधा कोई बयान नहीं आया था कि जंग रोकने के लिए बहुत ही दक्षता के साथ इंटेंसिव बयान नहीं आया था, कोई कड़ा बयान नहीं आया था। लेकिन ओमान के जो विदेश मंत्री, उन्होंने एक्स पर लिखा है लंबा चौड़ा बयान कि जंग रोक देना चाहिए, वो किसी के हक पे नहीं है। और अब क्योंकि ओमान की ज़मीन पर भी हमले शुरू हो गए, शुरू में ईरान वहाँ हमले कर नहीं रहा था। ईरान का ये कहना था कि ओमान ने मध्यस्थता करवाई है, तो हम एक गुड फेथ के लिए हमले नहीं करेंगे। मेडिएटर है, उनके ऊपर क्यों हमले किए जाए? तो ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ और सामने आ रही है कि स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपोज किया है कि हम यूएस को अपने बेसिस का इस्तेमाल करने नहीं देंगे। पहला ऐसा देश है जो ऐसा कर रहा हो, क्योंकि बाकी सारे देश तो कर ही रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका का। लेकिन स्पेन ऐसा देश है जिसने कहा है कि हम अपने मिलिट्री बेसिस को इस्तेमाल करने नहीं देंगे। और ट्रंप ने फिर से उनको धमकी दे दी है कि हम आपसे ट्रेड जो है वो कट ऑफ कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, अगर आप हमें अपने मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल करने नहीं देंगे। आगे ईरान पर और हमले बढ़ रहे हैं। क्या क्या हमले हैं वो आप बता दीजिए। हाँ, वही मैंने बताया कि 105 सिविलियन साइट्स पर हमले हुए हैं। और एक नेवी को लेकर बड़ा बयान आया है। ईरान की नेवी कई मोर्चों पर पीछे पड़ते नज़र आ रही है। हालांकि ये नेवी जिस तरीके से पूरा
इस लड़ाई में उसकी बहुत ज़्यादा भूमिका तो नहीं है, क्योंकि जो एयर अटैक्स कर रहा है इसराइल और अमेरिका, वो ज़्यादा ईरान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ईरान भी जो मिसाइल्स छोड़ रहा है मिडिल ईस्ट के अलग अलग सैन अड्डों में, मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के सैन अड्डे, वहाँ उससे नुकसान हो रहा है इसराइल में। जो मतलब ये हवाई की लड़ाई ज़्यादा मालूम पड़ती, नेवी का इसमें बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। लेकिन फिर भी फॉर द रिकॉर्ड ईरान के करीब 150 के करीब एक बड़े मतलब आप वॉरशिप ऐसे मान सकते हैं, जिसमें से 15 से 17 डूबने की कंफर्मेशन हो गई। और श्रीलंका में एक डूबा है रिया, राइट? इस पर आज हमारा जो डेली डिफेंस वीकली डिफेंस शो है जो फौजी, उसमें रिया और निखिल इस पर विस्तार से आज बात करने वाले हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं उसके लिए। IRGC ने क्या यूएस के, लेकिन मैं श्रीलंका पे कुछ अपडेट्स थोड़ा बहुत अगर हम बता सकें, यहाँ पे 80 बॉडीज मिल गई हैं। 80 बॉडीज अभी मिली हैं और 30 से ज़्यादा क्रिटिकली इंजर्ड हैं। तो अभी उनका इलाज चल रहा है। उसके बाद जो श्रीलंकन आर्मी है वो डेथ टोल जो है वो क्लियर कर पाएगी। अभी उनका इलाज चल रहा है क्रिटिकल सिचुएशन में, कुछ का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो IRGC ने भी हिट किया है यूएस का टैंकर नॉर्थर्न ऑयल टैंकर। इस पे क्या अपडेट्स हैं? यही कि IRGC ने क्लेम किया, अभी अमेरिका की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, और ये बड़ी खबर हो जाएगी, क्योंकि अब तक ब्रिटिश ऑयल टैंकर को तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अटैक किया ही गया था रिया, लेकिन अब अमेरिकी टैंकर भी उनके जद में आ रहे हैं IRGC के हमले के। और उनके पास अब ये है ना कि वो इट्स अ फुल ब्लोन वॉर, अब उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो IRGC पूरी इंटेंसिटी के साथ हमला कर रहा है, और जितने भी उनकी मिसाइल के ज़ख़ीरे, हमने परसों के राजदूत में बात भी की थी, वो वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं उनकी ज़मीन के अंदर। हाँ, बड़ी बड़ी सिटीज़ बनी हुई हैं, वहाँ से वो मिसाइल, जैसे इसराइल बार बार क्लेम कर रहा है ना कि हमने पहले ही दिन 200 से ज़्यादा जो मिसाइल लॉन्चर हैं वो पूरे ख़त्म कर दिए। तो इसीलिए जो सुरक्षा जानकार हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बार बार सवाल उठा रहे हैं कि अब ईरान के हमले कैसे हो रहे हैं, क्योंकि लगातार आप देखेंगे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की, या आप उठा के लाइव फीड देखें जो इस वॉर में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो खाड़ी देशों पर हमले लगातार हो रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं आई है। और बहुत ही एग्रेसिवली जो रिटेलिएट कर रहा है ईरान। अच्छा, इराकी कुर्द्स का ये आ रहा है कि वो भी ज्वाइन कर सकते हैं इस्लामिक रिजीम के अगेंस्ट जो है। हाँ, इसके पहले इराकी कुर्द्स से पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग अपडेट, इराकी कुर्द्स पे हम लास्ट में अच्छे से बात कर लेंगे। नेटो पर अपडेट आया है कि कल की ये खबर थी, कल रात की, परसों रात की, और कल सुबह ये बहुत खबर चल रही थी कि एक मिसाइल जा रहा है तुर्की की तरफ, और नेटो का जो डिफेंस सिस्टम उसने उसको मार गिराया है। ठीक है, तो ये बात कही जा रही थी, बार बार पूछा जा रहा था कि तुर्की पर हमला क्यों हो गया, क्योंकि तुर्की ने तो विरोध जताया था ईरान पर हमले का, है ना। तो अब ये खबर आ गई, ईरान ने क्लेरिफाई किया है कि ये हमारा मिसाइल नहीं था, हमने मिसाइल नहीं उन पर दागा है। लेकिन फिर नेटो की बात हो रही, तो एक और अपडेट, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है, डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पे लिखा है कि थैंक यू टू आवर ग्रेट नेटो जनरल। ट्रम्प ने लिखा है मार्क रूटा को, है ना, क्योंकि वो जितने भी बयान दे रहे हैं और जिस तरीके से मतलब नेटो ऑफिशियल कूदा नहीं हमले पे, क्योंकि अमेरिका पे हमला तो हुआ नहीं है ना, और इसराइल नेटो का मेंबर नहीं है। तो लेकिन फिर भी नेटो इंटेलिजेंस शेयरिंग तो ये सब करते ही हैं, नेटो की तरफ से बयान आ रहे हैं, तो उसके लिए शुक्रिया अदा किया है। और मार्क रूटा और ट्रम्प का रिश्ता तो एक अलग ही, एक बार डैडी बोल दिया था मार्क रूटा ने ट्रम्प को। कुर्द की बात कर लेते हैं आखिरी में। रिया, अब कुर्द के अलावा भी ना, कुर्द का तो एक महत्व है ही इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। देखना पड़ेगा कि कुर्द आबादी अगर भड़कती है तो रिजीम चेंज की संभावना या आशंका, आप जो कहना चाहें वो, मतलब वहाँ पे दिखेगी। लेकिन कुर्द के अलावा भी वहाँ पे और आबादी रहती है, जैसे बलोच आबादी है, अजरी आबादी है। अज़रबैजान की 2 से 3 करोड़ आबादी वहाँ पे रहती है, अज़रबैजान के लोग वहाँ पे रहते हैं ईरान में। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये सब लोग अमेरिका और इसराइल इनको भड़काने में कामयाब हो गया, जो लोग उन्होंने अपने सेट किए हैं वहाँ पे मोसाद में, CIA में, तो फिर एक बड़ी तहरीक उठेगी, बड़ा आंदोलन उठेगा, और रिजीम चेंज की तरफ ये पूरा आंदोलन बढ़ सकता है। अज़रबैजान का मैंने इसीलिए अलग से मेंशन किया कि आपको याद होगा 2024 में जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, वो गए थे अज़रबैजान के पास ही उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। तो ये कई तरह की कंस्पिरेसी थ्योरीज चल रही थी कि अज़रबैजान में जो मोसाद के जासूस हैं, है ना, एजेंट्स हैं, उन्होंने उस हेलीकॉप्टर में कुछ छेड़खानी कर दी थी, तो उसके वजह से वो प्लेन माफ़ कीजिएगा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तो इसलिए अज़रबैजानी जो आबादी है उसका भी एक बड़ा महत्व है। कुर्द का तो है ही, है ना। कुर्द की एक बड़ी आबादी इराक के कुर्दिस्तान में एक प्रांत है
वहाँ पे भी कुर्दों की बड़ी आबादी रहती है। खबर पिछले बार जब 2025 में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था जून, तब भी खबर आई थी कि वहाँ से कुर्दों को भड़काया जा रहा है। अभी जो प्रोटेस्ट हुए थे 1 महीने पहले महंगाई को लेके, वहाँ पे भी खबर आया था कि कुर्द आबादी बहुत बड़ी है जो उसमें प्रोटेस्ट कर रही है। तो अभी लेकिन यही रिपोर्ट्स है कि उनको ज्वाइन करवाया जा CIA ने अभी CNN ने कल ये रिपोर्ट किया है, CIA के अधिकारियों को कोट करते हुए अपने खुफिया सूत्रों से, कि CIA अब प्लान कर रहा है कि जो कुर्द लड़ाके हैं वहाँ पे, कुर्द फाइटर्स हैं, उनके गुट को पैसा दिया जाए, उनको फंडिंग दी जाए, हथियार दी जाए, ताकि वो रिवोल्ट करें वहाँ पे। मतलब अमेरिका खुद बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं चाहता, वो बिल्कुल एरियल नहीं करेगा, अटैक्स वो के तो जरिए हाँ, ही मतलब डोमिनेट प्रॉक्सी वॉर बनने वाली है कुल मिला के। ये एक मतलब ईरान तो अब खुद लड़ेगा ही, लेकिन अमेरिका अपने प्रॉक्सीज के जरिए वहाँ से लड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबी जंग, जैसा हम राजदूत के दूसरे एपिसोड में भी डिस्कस कर रहे हैं, और कि मिड टर्म इलेक्शन है ना। ट्रम्प बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। ट्रम्प की रेटिंग लगातार गिर रही है, वहाँ पे विरोध हो रहा है वॉर का। तो इसलिए अगर ये हुआ, और पीट हेग्सेट का जैसे हमने बयान बताया कि वो इसराइल का अंत तक साथ देंगे, से ये समझ में आता है कि वो बहुत ज़्यादा लड़े अंत तक, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। और ट्रम्प के मिनिस्टर्स में भी कॉन्फ्लिक्ट है बहुत, हाँ, आर्ग्यूमेंट्स को लेकर। किसी का कहना है कि 3-4 हफ्तों तक चलेगा, किसी का कहना है कि हम बहुत देर तक भी चला सकते हैं। तो ये अब तक की जितनी भी अपडेट्स थी इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, वो हमने आपको बताई। शाम को हमारा राजदूत का एपिसोड भी आएगा, उसमें आप इस जंग से जुड़े सारे एनालिसिस देख सकते हैं। इसके अलावा फौजी भी हम आज आपके लिए लेकर आएंगे, जहाँ पर हम बताएंगे कि जो ईरानियन वॉरशिप जो संक हुआ है, उसे लेकर क्या क्या सवाल उठ रहे हैं, भारत के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, और जो पूरा जो इंटरनेशनल वाटर्स का जो रीजन है उसे लेकर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सारी बातें इधर साझा करेंगे हम। आप खबरगांव देखते रहिए ईरान इजराइल की सारी जंग की अपडेट्स को लेकर। शुक्रिया।